हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी की ट्रिक। और हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज में हमने उत्तर प्रदेश के भूगोल या फिर उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। आज से हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था या फिर उत्तर प्रदेश की पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य या फिर पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारे लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो उन कोर्सेज को आप एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ना, आज का टॉपिक हमारा रहेगा राजनीतिक परिदृश्य। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में एक हमारा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले हम विधानमंडल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में समझते हैं। तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल के अंग होते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है या फिर व्यवस्था की गई है ना। कहाँ पर इसको दिया गया है? भारतीय संविधान के 168 आर्टिकल में विधानमंडल के बारे में दिया गया है। अब देखिए जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होती है, ये संसद के अंग होते हैं। उसी प्रकार से कुछ राज्यों में ठीक है विधानमंडल का प्रावधान किया गया है जिसमें 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ऐसे देखिए वर्तमान में 6 राज्य जहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था की गई है ना, मतलब यहाँ पर 3 अंग होते हैं। बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पर सिर्फ 2 ही अंग होते हैं, विधानसभा और राज्यपाल, है ना। तो देखिए कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश है। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है राज्यों में, अर्थात वहाँ पर विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। तो ये 6 राज्य आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बारे में। तो देखिए यदि गठन की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 171 में या फिर 171 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया था। इसे उच्च सदन या फिर अपर हाउस भी कहा जाता है ना। तो इसका गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का 1937 में इसका गठन किया गया था। इसे हम अपर हाउस बोलते हैं। जैसे केंद्र में हम देखते हैं राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है, उसी प्रकार से राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसमें जो विधान परिषद होता है उसको हम अपर हाउस बोलते हैं या फिर उच्च सदन बोलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 100 है या फिर 100 यहाँ पर कुल विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इनकी योग्यताएं क्या होती हैं विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। तो सदन का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। कौन कौन सी हम देख लेते हैं। पहली बात तो हो जाएगी कि वह भारत का नागरिक हो या फिर सिटीजन हो। इसके अलावा 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, उस राज्य के विधान परिषद के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो ना। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्यता होने के लिए। कार्यकाल की बात करें तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 या फिर 1/3 जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह एक अस्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है और कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 172 के 2 में ये प्रावधान दिया गया है ना। तो देखिए जैसा आप राज्यसभा पढ़ते हैं केंद्र में, सेम वैसी ही यहाँ पर चीजें हैं। जैसे एज भी 30 है यहाँ पर, है ना। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ भी पढ़ी होंगी, तो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी विधान परिषद में भी लागू होती हैं और इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए इसकी संरचना या फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए मिनिमम तो 40 होना चाहिए, 40 से कम यहाँ पे सदस्य संख्या नहीं हो सकती। इसके अलावा विधानसभा की जितनी भी सदस्य संख्या है उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद में होने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के 4 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार प्रदेश के विधान परिषद के सभापति के पद पर रहे हैं, जिनके नाम क्रमशः दरबारी लाल शर्मा, वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, शिव प्रसाद गुप्त और नित्यानंद स्वामी हैं। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो कि 3 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रहे हैं, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। इनमें से कौन 4 बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सभापति रहे हैं या फिर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चारों नाम आपको याद होने चाहिए। एक मैंने यहाँ पर फैक्ट कवर किया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो प्रथम सभापति थे वो चंद्रभान थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की। देखिए विधानसभा राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है
क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है या फिर लोअर हाउस कहा जाता है या फिर सामान्य सभा भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, देखिए विधानसभा के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, है ना। सारे राज्यों में विधानसभा के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर विधानसभा होती ही है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो इसे लोकप्रिय सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो भी मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। आगे बात करते हैं इसकी संरचना या फिर स्ट्रक्चर की बात करूं तो आर्टिकल 170 या फिर 170 के अनुसार विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होंगे और अधिकतम 500 सदस्य यहाँ पर होंगे, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सीधा सा एग्जाम में फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 425 थी, है ना। जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, है ना, 2000 में, ठीक है, तो उस समय कितनी थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या? तो 425 थी। लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तो यहाँ पर सिर्फ 403 मेंबर ही बचे। देखिए 9 नवंबर 2000 को जब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया गया उत्तराखंड का, है ना, तो यहाँ पर सिर्फ 403 सीटें ही शेष बची थी। सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, आपको चीजें पता ही होंगी। किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि इससे पूर्व भी इसको विघटित कर सके। ये आर्टिकल 172 के एक क्लॉज में दिया गया है। ठीक है, देखिए आपको पता ही होगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है विधानसभा का, है ना। 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री वगैरह चुन करके आते हैं। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति है तो राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है या फिर भंग कर सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। योग्यताओं की मैं बात करूं तो विधानसभा के सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु है यहाँ पर, है ना। जैसे लोकसभा में होता है वैसे ही यहाँ पर विधानसभा में होता है। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए मेंबर को, है ना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अभी लाभ का पद क्या होता है या आपने पॉलिटी में अच्छे से चीजें पढ़ी होंगी। निर्वाचन की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के वयस्क मतदाता, है ना, जिसे हम बोलते हैं 18 वर्ष, ये निर्धारित की गई है के द्वारा किया जाता है ना। तो आपको पता ही होगा जो विधानसभा के मेंबर होते हैं या फिर जो हम विधायक चुनते हैं उनमें वोटिंग का अधिकार किनको होता है? जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके होते हैं ना। इससे पहले जब 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था तो उससे पूर्व ये एज कितनी थी? तो 21 वर्ष थी, है ना। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया था, अनुच्छेद 326 में परिवर्तन करके, है ना। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। ये संविधान संशोधन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 178 के अनुसार। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही सामान्य बहुमत से किया जाता है ना। जब देखिए बैठक होती है ना, विधानसभा की पहली बैठक होती है, जब चुनाव होता है, चुन करके मेंबर आ जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और फिर प्रोटेम स्पीकर ही मेंबर जो जितने भी मेंबर चुन करके आते हैं तो उनमें से ही एक विधानसभा अध्यक्ष और एक विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। विधानसभा की शक्तियों की बात करें तो देखिए विधानसभा राज्य सरकार की कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। तो ये आपको पता ही होगा, जो मेन शक्तियां होती हैं वो विधानसभा के पास ही होती हैं कानून बनाने वाली। इसके अलावा धन विधेयक के मामले में विधानसभा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है ना। मतलब जो धन विधेयक है, मनी बिल होता है, तो उसमें विधानसभा को ही पूरी शक्तियां होती हैं आर्टिकल 198 के अनुसार, है ना। आपने सेंट्रल में भी पढ़ा होगा, जब संसद को आप पढ़ते हैं तो उसमें भी लोकसभा को ज्यादा अधिकार होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 89 है ना। तो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, यहाँ पर जो ST SC के लिए जो आरक्षित सीटें होती है उसमें 89 संख्या निर्धारित की गई है। जो अनुसूचित जाति हैं, जैसे हम शेड्यूल कास्ट SC बोलते हैं, इनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं? 85 हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति हैं, जैसे हम शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उनके लिए जो सीटों की संख्या निर्धारित है वो 4 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज जनपद में है, जैसे हम पहले इलाहाबाद बोलते थे ना। यहाँ पर 11 सीटें हैं इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जनपद में। इसके अलावा जो सबसे कम विधानसभा सीटें हैं वो श्रावस्ती जनपद में है, सिर्फ एक सीट यहाँ पर रिजर्व की गई है, सिर्फ एक सीट यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना। ये तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी, है ना। आप इमेज में भी देख सकते हैं, तो ये थे। इसके अलावा एक यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किया है। 104वें संविधान संशोधन 2020 के अनुसार लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में नाम निर्देशन के द्वारा होने वाले
आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 334 में जो प्रावधान था, देखिए एक जो एंग्लो इंडियन हम नियुक्त कर देते हैं ना राज्यों की विधानसभा में या फिर लोकसभा में भी जो हम करते थे, तो वो समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक तीन बार अध्यक्ष पद पर रहे हैं, जिनके नाम क्रमशः हैं। तो देखिए आत्माराम गोविंद खेर और श्रीपति मिश्र ये तीन बार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रहे हैं ना। तो ये आप इमेज में भी देख सकते हैं इनके नाम। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखनी है ये चीज़। उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जिन्हें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ, तो उनके नाम कौन कौन से हैं? एक तो है बनारसी दास और एक हैं श्रीपति मिश्र। तो ये बनारसी दास जी हैं और ये हैं श्रीपति मिश्र हैं। तो ये पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और बाद में मुख्यमंत्री बने। तो देखिए ऐसे फैक्ट अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राज्यपाल की या फिर गवर्नर की। तो देखिए केंद्र में राष्ट्रपति के समान ही राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं ना। तो जैसे हम सेंट्रल में या फिर केंद्र में राष्ट्रपति को देखते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में भी राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सारी फैक्चुअल बातें हैं। नियुक्ति कैसे होती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। इसको शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो इसका प्रावधान आर्टिकल 155 में किया गया है ना। अभी मैंने आपको बताया था शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। चलिए पदावधि की बात करें तो 5 वर्ष की इनकी वैसे पदावधि होती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहते हैं, है ना। तो 5 वर्ष नॉर्मली इनकी अवधि होती है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उससे पहले भी इनको हटा सकता है। आर्टिकल 156 में ये चीज़ें बताई गई हैं। योग्यताओं की बात करें तो आर्टिकल 157 के अनुसार इनकी योग्यताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। तो देखिए वह भारत के नागरिक हों, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, इसके अलावा कोई लाभ का पद ना हो। तो ये इनकी कुछ योग्यताएं होती हैं। इसके अलावा राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, राज्यपाल संसद या फिर विधानसभा का सदस्य ना हो। तो ये कुछ योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल के पद के लिए। एक मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई भी आपका एग्जाम हो, है ना, कि देश की प्रथम राज्यपाल, देश में किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन रही? तो उत्तर प्रदेश की रही हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। आज़ादी के पश्चात ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश को प्रारंभ में संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता। तो ये हमने पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया था, है ना। और दोस्तों यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उत्तर प्रदेश की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आप देख सकते हैं जा करके, है ना। सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सन 1921 में संयुक्त प्रांत के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? सर स्पेंसर हरकोट बटलर थे, है ना। कब से कब तक इनका कार्यकाल था? तो 3 जनवरी 1921 से लेकर के 21 दिसंबर 1922 तक इनका कार्यकाल था। ये हैं सर स्पेंसर हरकोट बटलर। देश की आज़ादी के बाद पहली जो राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो अभी हमने डिस्कस किया है ना, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक इनका कार्यकाल था। आगे डिस्कस करते हैं। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का गठन किया गया या फिर फॉर्मेशन किया गया है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि पहले इसको संयुक्त प्रांत बोलते थे और 24 जनवरी 1950 को हमें उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, तो उसी दिन हम राज्य का गठन मानते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे? श्री होर्मस जी पेरेंसो मोदी यहाँ के पहले राज्यपाल थे 1950 में, है ना। ठीक है, 2 मई 1949 से लेकर के 1 जून 1952 तक इनका कार्यकाल था। मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। इसके अलावा वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, है ना। 2019 से ये अभी तक कार्यरत हैं। चलिए एक नोट मैंने यहाँ पर कवर किया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा फैक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, देश में सर्वाधिक हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए 17 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं ना। देखिए लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं, जिसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई है।
अनुसूचित जनजाति या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है लोकसभा में, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि एसटी की जनसंख्या बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो 31 है ना, तो आपको याद रखना है कि सबसे सर्वाधिक जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटें वो उत्तर प्रदेश की हैं। तो यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, जबकि सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो बाग है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा है जहाँ पर मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है, और सबसे छोटा कहाँ पर है जनसंख्या की दृष्टि से, बाग में सबसे कम है। चलिए अब हम मुख्यमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का जो वास्तविक प्रमुख होता है ना, कार्यों एवं दायित्वों के आधार पर उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप ही कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो कार्यपालिका होती है ना, उसमें वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ऐसा वैसे संविधान में बोला गया है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तविक जो उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है वो मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल नॉमिनल हेड होता है ना, और प्रधानमंत्री जैसे केंद्र में कार्य करता है उसी प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य में कार्य करता है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह शासन का प्रमुख होता है तथा मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी करता है। तो बहुमत दल का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है वह कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 164 है उसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है, तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है और उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है और नियुक्ति भी इनकी राज्यपाल ही करता है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ कवर किए हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, है ना। इनका कार्यकाल कब तक था, 1946 से 1954 तक। प्रदेश और देश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। इनका कार्यकाल 1963 से लेकर के 1967 तक था, है ना। तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं, लेकिन एक बार चूंकि हम यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंट कवर कर दिया है ना। तो ये गोविंद वल्लभ पंत जी हैं और ये सुचेता कृपलानी है। तो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, नारायण दत्त तिवारी प्रदेश के एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये, है ना। जो नारायण दत्त तिवारी हैं, चूँकि आपको पता होगा कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, है ना। 2000 में ये अलग हुआ। तो नारायण दत्त तिवारी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, है ना, जिनके नाम क्रमशः चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव हैं, है ना। तो 3 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो कि 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये चंद्रभानु गुप्त हैं, नारायण दत्त तिवारी हैं और मुलायम सिंह यादव हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, है ना। तो ये आपको पता ही होगा, मायावती जी हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा जो मुख्यमंत्री हैं वो अखिलेश यादव जी रहे हैं। ये 30 वर्ष में मुख्यमंत्री बने थे। 15 मार्च 2012 से लेकर के 19 मार्च 2017 तक इनका कार्यकाल था। तो ये भी पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट हैं, लेकिन आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद या फिर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल के कार्यों की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अभी हमने डिस्कस किया, सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है जैसे मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी अवधि विधानसभा में उसके दलीय बहुमत पर निर्भर करती है। तो जब तक बहुमत बना हुआ रहता है सरकार का, है ना, सदन में, तब तक ही इनका कार्यकाल चलता है, वरना उससे पहले भी कार्यकाल समाप्त हो सकता है। देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ये आप पॉलिटी में डिटेल में पढ़ते होंगे। राज्य मंत्री अनेक प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है ना। और खासतौर पर आप बोलें तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं यही वास्तविक कार्यपालिका होती है ना, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल लग चुका है।
प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक लगा था, है ना। तो याद रखना, सर्वाधिक अभी तक किसी राज्य में लगा है तो उत्तर प्रदेश में लगा है ना। और पहली बार कब लगा था तो 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक लगा था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, पहली बार वाली। भारत के ऐसे राजनीतिज्ञ जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीट से चुनाव लड़े और देश के प्रधानमंत्री बने। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीट से चुनाव लड़े हैं। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो ये 9 लोग ऐसे रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और बाद में ये मुख्यमंत्री बने। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सरकार के 3 प्रमुख अंगों में से निम्न में से कौन सा शामिल है। ठीक है, तो देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं ना, ये हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपने पॉलिटी में बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ी होंगी। कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है और न्यायपालिका होती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों अंग होते हैं सरकार की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो जो विधान परिषद होती है उसके लिए मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, जैसे राज्यसभा में होती है उसी प्रकार से विधान परिषद में होती है ना। इसे हम उच्च सदन बोलते हैं। इसके अलावा जो विधानसभा होती है उसमें 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 403 बचे। ठीक है, तो उत्तराखंड का जब गठन हुआ था 2000 में, तो उसके बाद 403 सीटें ही यहाँ पर शेष बची थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। शपथ कौन दिलाता है, जो राज्य का हाईकोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। वह 1 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा वह 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीट किस जनपद में है। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था, श्रावस्ती में सबसे कम है और सर्वाधिक कहाँ पर है, प्रयागराज जनपद में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरुषोत्तम दास जो टंडन जी हैं, ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत तो पहले ही मुख्यमंत्री थे, टीएन सिंह भी रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो नित्यानंद स्वामी हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं ना। इसके अलावा राम नरेश यादव जी भी यहाँ पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हैं तो कितनी सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी जी जो हैं वो किसी भी भारतीय राज्य की इंडिया में पहली मुख्यमंत्री थी, और कहाँ की थी, वो उत्तर प्रदेश की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और जो सरोजिनी नायडू हैं ये पहली राज्यपाल रही हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश का है ना। मैंने अभी आपको बताया था, चाहे विधानसभा सीटों की बात की जाए, चाहे लोकसभा सीटों की बात की जाए, चाहे राज्यसभा सीटों की बात की जाए, तो सर्वाधिक सीटें कहाँ से आती हैं, उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, क्योंकि जनसंख्या ही यहाँ की सर्वाधिक है। और ये जो लोकसभा राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। जो राज्यपाल की राज्यों में नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो है ना, भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं फिर राष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। यूपीएसएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, हरमज़ी फिरोज शाह मोदी जी जो थे वो संयुक्त प्रांत, है ना, जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था तब पहले राज्यपाल थे। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था।
इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 को इसका नाम दिया गया है ना। पहले संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, फिर 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गाजियाबाद यहाँ का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है ना, जहाँ पे मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो बाघ है, ये भी हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मंत्री परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 163 में राज्यों में मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के एकमात्र राजनीतिज्ञ कौन है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नारायण दत्त तिवारी जो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल कब लगा है? तो सर्वाधिक अभी तक लगा है 10 बार, आपको मैंने बताई थी ये चीज़ें, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 फरवरी 1968 से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के लिए विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 168 जो आर्टिकल है उसके तहत राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड 21 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आज का आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। इसके अलावा दोस्तों, इस टॉपिक की यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।